हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ रहा था हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हमने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पे स्टार्ट किया था। उसी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे तुम निकालोगे हाइड्रोकार्बन के केस में। तो हेडिंग डालोगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दो एटम का, उसको इंटरमिक्सिंग करते हैं। और इंटरमिक्सिंग करने के बाद जो ऑर्बिटल्स बनता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होना। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स यानी कि जहां पे मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपलेस्ट मेथेन की केस लेते हैं, हाइड्रोकार्बन पे सी एच, एच, एच और एच। अगर हमको पता नहीं है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है, तो कैसे हम इसका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं? ठीक है। तो सपोज करो ये कार्बन है, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, 2s2, 2px पे 1, 2py पे 1 एंड 2pz0। क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, सबसेल होते हैं px, py, pz। अब ये हुआ हमारा क्या, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी हम इसको अगर इस फॉर्म में लिखते हैं ऑर्बिटल्स वाइज, तो देखो ऐसे लिखेंगे। ये s ऑर्बिटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर ऐसे देख रहे हो तो कार्बन जो है वो कितना बॉन्ड बनाना चाहिए, 2। बट बनाता कितना है, 4। यानी कार्बन ऑलवेज टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो ये कैसे शो करेगा? अगर ये ग्राउंड स्टेट में बाइंड करता है तो ये 2 एटम से ही अदर बाइंड कर सकता है। यानी कि 2 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो बाइंड कर सकता है, तीसरे से नहीं करेगा। यानी कि अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर ये बॉन्डिंग करेगा तो इसमें 2 ही बॉन्ड बनेगा और डाइवेलेंट होगा। बट हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और एनर्जी प्रोवाइड करके क्या करेंगे, हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं बेटा, तो देखो क्या होता है, ये जो 2s का ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2pz में ट्रांसफर हो जाता है। इस कंडीशन में अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ये हो गया। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, s, और ये px, py, pz, और ये क्या हो गया 2s। तो ये हुआ हमारा क्या, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इस कंडीशन में कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक। अब बात हो गया कि ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसमें, एक इसमें, ठीक है, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है। यानी कि 4 हाइड्रोजन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्डिंग बनाएंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 4 बॉन्ड बना। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मीथेन है, उस मीथेन में देख रहे हो कि जो 4 बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड जो बन रहा है वो 2s से 1s, 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। यहां पे देखोगे तो यहां पे 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि 3 बॉन्ड क्या है, सिमिलर है, एक बॉन्ड डिसिमिलर है। यानी कि जो 3 बॉन्ड होना चाहिए वो एक तरह का होना चाहिए, और एक बॉन्ड जो होना चाहिए वो डिफरेंट तरह के होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि बॉन्डिंग में डिफरेंस है। बट ये पाया गया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, मीथेन के केस में या किसी भी हाइड्रो के कार्बन के केस में, कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी होती है, यानी कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो इक्वल है। यानी कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो कोई डिफरेंस क्यों नहीं है उसको हम कैसे बताएंगे? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सीधे सीधे डिफरेंस दिख रहा है।
तीन बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके, यानी तीन बॉन्ड सिमिलर होना चाहिए, एक बॉन्ड डिसिमिलर होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो गया, क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक से ये प्रूफ किया गया कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है मीथेन के केस में, वो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सब बराबर होती है। यही क्या किया, यही डिस्कवर किया हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, यानी कि इसी पे हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं। क्या कहता है कि ये तीनों अलग अलग हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, एस, बट जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किए तो जो बॉन्ड बना इनका किसी दूसरे एटम के साथ, वो क्या हुआ, सिमिलर बॉन्ड बना। तीन डिफरेंट थे, ये चारों डिफरेंट हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, लेकिन जब बॉन्ड का फॉर्मेशन किए तो जो बॉन्ड इनके बीच बना किसी दूसरे एटम से, वो चारों बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज थी, यानी चारों बॉन्ड सिमिलर थे। ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है, सपोज करो तुम्हारे पास क्या है, चार अलग अलग, 100 ग्राम तुम्हारे पास साल्ट है, ठीक है, 100 ग्राम तुम्हारे पास शुगर है, ठीक है, 500 ml वाटर है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास लेमन है, ठीक है। अगर हम बात करें इनिशियल में इंडिविजुअल की, तो कहोगे कि ये साल्टी टेस्ट है, ये शुगरी स्वीट टेस्ट है, ये वाटर टेस्टलेस है, और ये क्या है, लेमन है जो कि खट्टा है, ठीक। अब हमने इन चारों को क्या किया, मिक्स कर दिया, एक साथ मिक्स कर दिया, और हम अब पूछें कि बेटा इस मिक्सचर का टेस्ट क्या है, तो तुम कहोगे सर इसमें तो सबका टेस्ट आ रहा है, यानी ना तो हम उसको खट्टा कह सकते हैं, ना तो हम उसको मीठा बोल सकते हैं, ना हम उसको प्योर वाटर फॉर्म में बोल सकते हैं, और ना प्योर उसको खट्टा बोल सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्योर फॉर्म में थे वो इंटरमिक्स होके एक मिक्सचर के फॉर्म में आ गए, और जब मिक्सचर के फॉर्म में आ गए तो ये चारों इक्विवेलेंट हो गए। उस केस में हम इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, वही यहां भी हो रहा है, यानी कि ये इक्वल लेंथ का बॉन्ड बना रहा है, सब प्रॉपर्टी सेम है, यानी कि जो बॉन्ड बना है उससे पहले ही ऑर्बिटल क्या हुए हैं, इंटरमिक्स हो चुके हैं, और इंटरमिक्स हो चुके हैं, तो जब इंटरमिक्स हुए हैं तो चार ऑर्बिटल्स हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक एस ऑर्बिटल था, एक पीएक्स ऑर्बिटल था, एक पीवाई ऑर्बिटल है, और एक पीजेड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल था, पीएक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, पीवाई वाई एक्सिस के अलोंग, और पीजेड जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अगर हम बात करें इसका, तो ये चारों ऑर्बिटल क्या हैं, अपने अपने डायरेक्शन में हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड। अब क्या हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये चारों क्या हुए, इंटरमिक्स हो गए। क्या हो गए बेटा, इंटरमिक्स। और जब इंटरमिक्स हो गए तो फोर सेट ऑफ इक्विवेलेंट क्या बनाए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। ये फोर, एक बनेगा ये, उसी तरह ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। यानी कि फोर सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ठीक है। ये क्या बन गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इंडिविजुअल थे, इंडिविजुअल इनका अलग आइडेंटिटी था, बट ये इंटरमिक्स हो गए तो ये हाइब्रिड बन गए। इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, और इसकी प्रॉपर्टी इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा। अब ये फोर इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब यही क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन से या किसी दूसरे एटम से बाइंड करके ये मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि हम बात करें, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा क्या हो जाएगा, sp3, ठीक। तो हाइब्रिडेशन इसका क्या हो गया बेटा, sp3। इसमें कंट्रीब्यूशन है एक s ऑर्बिटल का और 3p ऑर्बिटल का, एक s ऑर्बिटल का और 3p ऑर्बिटल्स की कंट्रीब्यूशन है, ठीक। अगर हम बात करें इसकी परसेंटेज की, कि कितने परसेंट s है और कितने परसेंट p है, तो s और p यानी कि ये क्या हो गया, sp3 हुआ।
अगर हम बात करें कि इसमें एस का परसेंटेज कितना है, यानी कंट्रीब्यूशन कितना है, और पी का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो इसको कैसे निकालोगे? तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि एक क्लास में 10 लड़के 20 लड़कियां, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज का क्या होगा, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स का क्या होगा? तो क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100 परसेंटेज होता है। सिमिलर यहां भी फंडा लगाएंगे। देखो एस पी एक्स पी वाई पी जेड, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल कितना है, एक, और टोटल कितने हो गए, 4 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 25%। यानी कि अगर बात करोगे एस का परसेंटेज कितना हो गया, 25%। उसी तरह अगर पी की बात करो तो पी कितने हैं, 3, टोटल कितना हुआ, 4 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 75%। तो तुम sp3 हाइब्रिडेशन में बोलोगे कि सर sp3 हाइब्रिडेशन में s कैरेक्टर 25% और p कैरेक्टर 75%। ठीक है, यानी कि s का कंट्रीब्यूशन 25 है और p का कंट्रीब्यूशन 75 है। तो ये है क्या, यानी कि इससे ये कंक्लूजन ये निकला कि जो 4 इक्वल बॉन्ड बने थे, इक्वल बॉन्ड 4 बने थे, इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ही हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हम कहना चाह रहे थे कि इसका जो हाइब्रिडेशन होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या होगा, sp3। ठीक है, अब sp3 है, यानी कि देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हुआ, ठीक, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हुआ, और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हुआ। देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये, और चौथा हाइड्रोजन ये शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर इसको सिंपली ऐसे लिखते हो तो एक ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक, अगर बात करो तो एक ये प्लेन, दूसरा, तीसरा, और पीछे एक चौथा, यानी कि 4 प्लेन इसमें आ रहा है, तो इसीलिए उसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है टेट्राहेड्रल, यानी कि हम इसको अगर इसको ऐसे मिला दो, ये है, ये है। ठीक है, टेट्राहेड्रल, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा, वो होता है 10928 डिग्री। ठीक है, और ये हुआ टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है, बॉन्ड एंगल 109, ये तुमको रखना है दिमाग में। अब अगर हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ, तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है बेटा वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.12112 एंगस्ट्रॉम होता है। उसी तरह अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 83 किलो जूल पर मोल, कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 96 किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी में होता है, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है,
तो ये कुछ डेटा है जो तुमको दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पे जब इंटरप्रेट करते हैं तो यहाँ पे ये डेटा का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एल्काइल ग्रुप, यानी कि हाइड्रोकार्बन से हम एल्काइल ग्रुप कैसे बनाते हैं। ये मैं ऑलरेडी बताया हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे तुमको रिवाइज कराना चाहता हूँ, क्योंकि आगे आगे आएगा तो ये ग्रुप सब दिखेंगे तुमको। जब आईयूपीएसी नेम आएगा तो तुमको दिखेगा कि कैसे हम आईयूपीएसी नेम करते हैं। तो अगर हम बात करें एल्काइल ग्रुप का, हाइड्रोकार्बन में क्या एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप ये इनिशियल हमने जब क्लास लिया था तुम्हारा 11th में, तो उसमें हमने एल्काइल ग्रुप का जिक्र किया है। तो एल्काइल ग्रुप सिंपली होता क्या है, एल्केन, ठीक है, इस एल्केन से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस N की जगह आइल को अटैच कर देते हैं, यानी कि N रिप्लेस होता है किससे, आइल से। ये ध्यान देना है। यानी कि अगर हम बात करें CH4, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन, ये एल्केन है। ठीक है, इस N को हटाओ तो यहाँ पे बनेगा, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये बन गया, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप। इसको हम R से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो CH3, इसको क्या बोलते हैं, इथेन। तो इसको क्या लिखोगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो तो CH3, ये हो गया क्या, इथाइल। उसी तरह अगर बात करें प्रोपाइल, CH3, ठीक है, अगर टर्मिनल हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो, यानी कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो CH3, इसको क्या बोलोगे बेटा, प्रोपाइल। उसी तरह अगर इसी का अगर मिड वाला प्रोटॉन हटाते हो हाइड्रोजन, तो ये ग्रुप बनेगा, ये CH2, ये CH3, ये देखो, इस वाले हाइड्रोजन को तुम रिप्लेस कर रहे हो, ठीक, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो, तो ये बनेगा CH3, ये बचा हुआ है CH3, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे ब्यूटेन की, तो ये देखो CH3, CH2, CH2, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि CH3, CH2, CH2, तो इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल। ठीक है, अगर तुम सेकेंडरी से हटा रहे हो CH3, CH2, CH, अगर ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हो ब्रैकेट वाला, ठीक, तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो CH3, CH2, CH3, ये बचा हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, अगर सपोज करो ये CH3, ये H, ये CH3, अगर टर्मिनल से हटाए रहोगे, ये वाला हाइड्रोजन हटाओ टर्मिनल से, तो यानी कि CH3, CH2, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो देख रहे हो, अगर टर्मिनल से हटाओ तो ब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी से हाइड्रोजन सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, यदि आइसोप्रोपाइल यानी आइसोब्यूटाइल से तो आइसोब्यूटाइल होगा। ठीक है, सॉरी, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एल्केन से एल्काइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन सब चीजों को तुमको ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले जितने भी टॉपिक आएंगे तुम्हारा, चाहे एल्किल हैलाइड्स है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, सब में ये ग्रुप तुमको इन्वॉल्व दिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है तुमको क्या, कि एल्केन से एल्काइन कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट और देखेंगे इसमें, जैसे पेंटेन होगा, तो उस केस में एल्काइल ग्रुप कैसे बनाओगे।
ये एक रिवीजन है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे तुमको करा चुका हूँ। CH2 CH2 CH3, ये क्या है, पेंटेन है। अब पेंटेन है तो इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो टर्मिनल से। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो देखो क्या बन जाएगा। ये है, ये क्या हो गया, पेंटाइल ग्रुप। पेंटाइल, ये क्या था बेटा, पेंटेन, एक हाइड्रोजन, पेंटाइल ग्रुप हो गया। अगर हम बोलते हैं कि आइसो पेंटाइल कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले देखो, आइसो ग्रुप का मतलब कि सेकंड पोजीशन पे, सेकंड लास्ट या सेकंड फर्स्ट पे क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग होगा। जैसे ये देखो, ये CH3, ये CH2 CH3, टोटल 5 कार्बन है, और इसके सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग हो गया। तो ये जो ग्रुप होता है बेटा, ये बोलते हैं आइसो ग्रुप। ठीक है, तो आइसो, और कितने कार्बन का चयन है, तो ये देखो आइसो पेंटेन, ये आइसो पेंटेन है, 5 कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है। अब देखो, आइसो पेंटेन से अगर हम बोलते हैं आइसो पेंटाइल ग्रुप, तो आइसो पेंटाइल का ग्रुप का मतलब कि ये जो आइसो ग्रुप होगा वो आइसो पेंटाइल में भी रिटेन होगा, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यानी कि तुम ऐसे लिखोगे, CH3 H CH2 और ये CH2, इसको बोलोगे क्या, आइसो पेंटाइल ग्रुप। आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल ग्रुप, ये जो आइसो ग्रुप है उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो उसमें इंटेक्ट होना चाहिए। अगर ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करते तो ये क्या हो जाता, ये अलग हो जाता ना। उसी तरह अगर हम बात करें नियोपेंटेन की, तो देखो नियोपेंटेन लिखने का मतलब कि सेकंड पोजीशन पे, कार्बन के जो सेकंड पोजीशन पे है वो 2 मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग होना चाहिए। यानी नियोपेंटेन टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का एक चेन है, यानी कि CH3 टोटल 5 कार्बन, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग है। तो ये हो गया हमारा क्या, नियोपेंटेन। इस नियोपेंटेन से हम बोले नियोपेंटाइल ग्रुप बनाओ, तो एक टर्मिनल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किसी भी मेथिल का, तो देखो यहाँ पे CH3 और ये CH2, तो ये क्या हो गया, नियोपेंटाइल ग्रुप, नियोपेंटाइल। तो इस तरह से इतना अगर तुम्हारे पास रहता है दिमाग में, तो मुझे नहीं लगता है कि तुमको आने वाले टाइम में दिक्कत होने वाला है। क्योंकि यही 3-4 सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, नियोपेंटाइल हो गया, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो यदि आइसोपेंटेन की बात करो या आई नियोपेंटेन की बात करो, आइसोप्रोपाइल की बात करो, सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात करो, तो ओवरऑल हमने आपको यहाँ पे दे दिया है। आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट फंडामेंटल बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में, क्या देखेंगे, हाइड्रोकार्बन में आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करूंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो तो आपको कुछ आता भी नहीं है, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होने वाला। तो सपोज करो हमने आपको ये दिया, ये कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 कार्बन का है, तो इसको क्या लिखते हैं यूपीएससी में, ब्यूटेन। उसी तरह मान लो ये है 4 कार्बन का है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दो, तो 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसी तरह अगर मान लो ये है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का चयन है, या 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चयन हुआ। अब 5 कार्बन का चयन हुआ तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहां से नंबरिंग करेंगे कि यहां से, तो 1 2 3 पे लोकेंट आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 पे आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चयन है। 2 3 पे क्या है, 2 3 डाई मेथाइल पेंटेन।
अगर तुमको याद हो तो हम एक बार और बता दूं, इस 2,3 डाइमेथाइल को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और इसको क्या बोलते हैं? वर्ड रूट या रूट वर्ड। और एन क्या है? एन प्राइमरी सफिक्स, जो बताता है क्या? सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन। तो एन है यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे एन का यूज करते हैं, ये सेचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये सब क्या है? एक तरह का शॉर्टकट रिवीजन के लिए। अब हम देखेंगे क्या इसमें आइसोमेरिज्म, जो मेन चीज है उस पर आएंगे हम। क्या हाइड्रोकार्बन का सिंथेसिस है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आइसोमेरिज्म की बात करो तो ये भी पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा। आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर। और आइसोमर में भी ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। और हाइड्रोकार्बन किस तरह का आइसोमर शो करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी कौन कौन से होते हैं? चैन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल और टाटोमेरिज्म। तो अगर बात करो तो मेनली ये चैन आइसोमर शो करेंगे। तो फर्स्ट 3 मेंबर C1 से C3 वाले नो आइसोमर, कोई आइसोमर शो नहीं करेंगे, नो आइसोमर। जैसे मान लो तुम्हारे पास मेथेन है, इसको किस फॉर्म में? एक ही फॉर्म है, दूसरा कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरी जगह क्या है? CH3, ये क्या है? इथेन है, तो इसका एक ही फॉर्म होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि इसमें भी आइसोमर नहीं होगा। उसी तरह CH3, CH2, CH3, इसका भी क्या होगा? कोई आइसोमर नहीं होगा, प्रोपेन है। ठीक है, इसमें भी कोई आइसोमर नहीं होगा। तो इन तीनों में क्या है? कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, यानी हाइड्रोकार्बन का जो C1 से C3 चैन वाला कंपाउंड है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, एक तो पॉइंट ये बन गया। अगर 4 कार्बन की बात करो तो ये CH3, CH2, CH2, 4 कार्बन हुआ, ये एक हो गया। अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं CH3, CH3, CH, CH3, तो ये देखो, ये 1, 2, 3, 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन का चेन है, यहां पे देखो 1, 2, 3, क्या हो गया? यहाँ पे 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, 2 मेथाइल प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, यानी कि C4। हाइड्रोजन 3, 5, 6, 10, C4H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। यहां पे बात करो तो 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ C4, 3, 3, 6, 9 और 1, 10, H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे क्या हुए? आइसोमर। अब इस आइसोमर में भी क्या है? चैन की पोजीशन, तो तुम कहोगे चैन आइसोमर, क्योंकि ये 4 कार्बन का चैन है और ये 3 कार्बन का चैन है, तो इसलिए चैन आइसोमर होता है। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे इसको पोजीशन आइसोमर मार के चले जाते हैं। तो पोजीशन आइसोमर वहां होता है जहां पे चैन का लेंथ सेम हो। याद रखना, चेन का लेंथ सेम हो, यानी कि पेरेंट चेन सेम हो, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिफरेंट हो, उस केस में पोजीशन आइसोमर होता है। इस केस में क्या है? चेन डिफरेंट है, चेन का लेंथ डिफरेंट है, तो दिस इज ए चेन आइसोमर। यानी हम कह सकते हैं ब्यूटेन एंड 2 मेथाइल प्रोपेन इज ए क्या है? चेन आइसोमर, नॉट ए पोजीशन आइसोमर। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इन पेरेंट चेन, जो इनका पेरेंट चेन है उस पेरेंट चेन में डिफरेंस आ गया, उसको बोलते हैं चेन आइसोमर। अगर पेरेंट चेन सेम है, सब्स्टिट्यूएंट में डिफरेंस आ गया, उसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। तो यहां पे नेक्स्ट देखेंगे हम क्या? पेंटेन की बात करें हम, तो पेंटेन की बात करोगे तो
ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन का चेन है। एक ये हो गया CH3 C CH3 CH2 CH3, ये भी 5 कार्बन का है। देखो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो CH3 C CH3 CH3, ये भी 5 कार्बन का चेन है। ठीक है, अगर इसको लिखते हैं CH3 C CH3 CH3, 1 2 3 4 5, 3 ही बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 ही बनेगा। तो ये बात करो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है, यानी क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है और दूसरे पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है, यानी कि 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, C5H12। कैसे, तो इसका जनरल फॉर्मूला रख दो CnH2n +2, तो 5 कार्बन 10 और 2 12 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 6 2 8, 8 3 11 1 12, 12 कार्बन 12 हाइड्रोजन, यानी C5H12। इसका भी हुआ। इसका भी अगर देखोगे तो C5H12 आएगा, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये क्या है, 5 कार्बन का चेन है, ये 4 कार्बन का चेन है, ये 3 कार्बन का चेन है। तो दीज 3 आर क्या होंगे, ये चेन आइसोमर होंगे। क्या होंगे बेटा, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर होंगे। कोई इसमें पोजीशन आइसोमर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो देख रहे हो यहाँ पे भी 2 पोजीशन पे है, यहाँ पे भी 2 पोजीशन पे है, तो कोई भी पोजीशन आइसोमर नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे क्या हो गए, चेन आइसोमर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम पोजीशन और चेन को डिफरेंशिएट करते हैं। जहां पे चेन में डिफरेंस हो, चेन चेंज हो जाए, पेरेंट चेन का कार्बन चेंज हो जाए, वहां पे हम चेन आइसोमर। और जहां पे पेरेंट चेन का कार्बन जो है वो इक्वल है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो जाए, वहां पे हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये आइसोमर का कंसेप्ट है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक रिवीजन कराएं। ठीक, अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो प्रिपरेशन हम देखेंगे कि 1 बाय 1 कैसे ये प्रिपेयर करते हैं, या उससे पहले हम देखेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ एल्केन। क्या लिखे हुए, नेचुरल सोर्स ऑफ एल्केन। एल्केन की हम बात कर रहे हैं तो मेनली 2 सोर्स है। कौन कौन से हैं, एक है हमारा पेट्रोलियम और दूसरा है हमारा नेचुरल गैस। ठीक है, अगर हम पेट्रोलियम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो होता है वो लिक्विड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं और सॉलिड वैक्स भी मिलते हैं। ये जो होता है 80% सोर्स होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का, एल्केन का। अगर हम बात करें नेचुरल में तो ये 20% होते हैं, और इस 20% में जो 80% जो होता है वो हमारा क्या होता है, मीथेन होता है।
80% मीथेन होगा, 10% जो इसमें होगा इथेन होगा, और 10% हायर एल्केन होंगे। नेचुरल गैस में क्या होते हैं? लोअर एल्केन होते हैं, लोअर एल्केन। ये 80% कंस्टिट्यूट करता है, और इसमें जितने भी हायर एल्केन होते हैं वो पेट्रोलियम से हमको ऑब्टेन होते हैं। नेचुरल गैस की अगर बात करो तो 80% मेथेन, 10% इथेन और 10% हायर एल्केन होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ सोर्स की बात। अगर हम बात करें इसके प्रिपरेशन की, तो हेडिंग डालोगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो उसमें फर्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ unsaturated हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा? एल्कीन एंड एल्काइन। बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन एंड एल्काइन का। तो देखो बेटा, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। क्या होता है? तो इसको लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन the process of addition of hydrogen in presence of catalyst to unsaturated compound is termed as hydrogenation। तो हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, ये अलग अलग टर्म को डिफरेंशिएट करना आप सीख लो। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन। डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर। और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजिनेशन, जिनेशन का मतलब वो सिंथेसिस। ठीक है, तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू अनसेचुरेटेड कंपाउंड इज टर्म एज हाइड्रोजिनेशन। यानी कि अनसेचुरेशन से सेचुरेशन में बनाना है। कैसे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हाइड्रोजन ऐड करके क्या बनाना है? हमको सेचुरेटेड कंपाउंड बनाता है। यानी कि हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसको हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे यहां पे? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड alkyne in inert solvent, hydrogenation of alkene and alkyne in the presence of finally divided nickel, palladium और platinum
catalyst to form alkane. Hydrogenation of alkene and alkyne in the presence of finely divided nickel, palladium or palladium catalyst to form alkane is known as hydrogenation of alkane and alkyne. ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. अब इसमें और आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखो प्लेटिनम और कैटलिस्ट यूज करते हैं at high temperature approximate 200 to 300 degree centigrade to form alkane. ठीक है, this reaction is known as important है Savatier-Sanders reduction. Savatier-Sanders रिडक्शन इसको बोलते हैं. ठीक है, यानी कि निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम कैटलिस्ट का यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पे. तो जनरली तुम देखोगे तो निकिल ही यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि प्लेटिनम और पैलेडियम क्या है, बहुत ही कॉस्टली है. 1 मिलीग्राम पैलेडियम का कीमत पता है 5000 1 मिलीग्राम. तो आप समझ सकते हो इसका प्राइस कितना कॉस्टली है. इसलिए जनरली देखोगे तो निकिल का यूज किया जाता है, क्योंकि निकिल क्या है, निकिल सस्ता है और इजीली अवेलेबल है हमारे लिए. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्या है कि एल्कीन, यानी कि अगर एल्कीन है, ठीक, उसका हम रिडक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल ले लो और प्लैटिनम ले लो और पैलेडियम ले लो, कोई एक ले सकते हो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम निकिल यूज किया जाता है, क्योंकि निकिल क्या है, सस्ता है, इजीली अवेलेबल है. ये प्लेटिनम और पैलेडियम क्या है, बहुत ही महंगा है. ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसका यूज करते हैं. ठीक, तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अगर हम बात करें सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एल्कीन है. ठीक, इस एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्या होगा, हमारा ये CH3 और CH3 इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा. उसी तरह अगर हम एल्काइन की बात करें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, एल्काइन है. तो यानी कि एल्काइन की बात करें, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे 2 मोल H2 लेंगे, इसका भी हम निकिल 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन कराएंगे. तो क्या बन जाएगा, CH3 इथेन. यानी कि अगर बात करूं एल्काइन का, तो ये क्या है, एसिटाइलिन है. एसिटाइलिन है, इसका रिएक्शन करा दो 2H2 से, यानी निकिल 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड CH3 और ये CH, ये बना. ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं कि रिडक्शन कराते हैं. रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसी को तो बोलते हैं रिडक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसको बोलते हैं रिडक्शन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस एक एक हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, तो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो यानी कि एक तरह से क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन है. यानी कि रिडक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन. और इस हाइड्रोजनेशन से हमको क्या बन रहा है, यहाँ पे इथेन बना. ठीक है, यहाँ पे मीथेन बना, यानी कि हमको एल्केन मिल रहा है. एल्कीन से एल्केन कैसे कन्वर्ट करोगे, एल्काइन से एल्केन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो एक मेथड तुमको यहाँ पे मिल गया.
उसी तरह अगर हम बात करें साइक्लोएल्केन की, ठीक है, अगर हम साइक्लोएल्केन की बात करते हैं, सपोज करो ये दिया है CH3 CH ट्रिपल डबल बॉन्ड CH, ये CH3, ठीक है, ये एल्कीन है। इसका अगर दिया है रिएक्शन निकेल और 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, निकेल कैटलिस्ट दिया है 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे तुम ये दिमाग मत लगाना कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, कि एडिशन रिएक्शन हो रहा है, कि एलिमिनेशन रिएक्शन, ये क्या है, सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है। यानी आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2, ये CH2, ये हो जाएगा CH3, तो ये एल्कीन से एल्केन बन गया। उसी तरह साइक्लोएल्केन की बात करो तो यहां पे लिखोगे साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन also react with metal catalyst, metal catalyst to give alkane। तो साइक्लोएल्केन की अगर बात कर रहे हो तो साइक्लोएल्केन, सपोज करो ये है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, और ये साइक्लोहेक्सेन, तो ये एक तरह से एल्कीन ही होते हैं। कैसे होते हैं तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखो CH3, ये CH2 और ये CH3, ये साइक्लोप्रोपेन है, हमको ये प्रोपेन है, हमको साइक्लोप्रोपेन बनाना है, यानी इनके बीच बॉन्ड बनाना है, तो इनके बीच बॉन्ड बना दिए। अब देखो इनके बीच बॉन्ड बनाए तो 2 और 3 5 बॉन्ड बनाया कार्बन, ये कभी नहीं हो सकता है, यानी कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे CH2 हो गया, उसी तरह यहां से भी रिप्लेस करेगा, यानी CH2 हो गया। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था उसी में फिट होते हैं, यानी कि ये एक तरह से क्या है, जो साइक्लो एल्कीन होते हैं वो एल्कीन के जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, यानी यहाँ पे भी कंसीडर करो क्या है, ये एल्कीन ही है, तो इसका भी होगा। तो देखो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, ऐसा क्यों होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो देखो इसका जो स्टेबिलिटी होता है, यानी इसमें जो स्ट्रेन होता है 27.7 किलो जूल होता है, यानी ये हाईली अनस्टेबल होता है, और जो हाईली अनस्टेबल होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ये हाईली अनस्टेबल है, यहाँ पे जो रिंग का स्ट्रेन है, रिंग स्ट्रेन, रिंग की स्टेबिलिटी जो है बहुत ही कम है, यानी कि रिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेन यहाँ पे है, और यहाँ का जो रिंग का स्ट्रेन है वो 0.4 किलो जूल पर ये है, यानी कि रिंग स्ट्रेन की बात करोगे तो इसमें रिंग स्ट्रेन सबसे ज्यादा और इसमें रिंग स्ट्रेन सबसे कम, यानी कि क्या है, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, ये क्या है, मोर स्टेबल है, तो ये क्या हो गया, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा, क्यों, और ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होता है स्टेबिलिटी के लिए, ये लेस स्टेबल है तो अपने मोर स्टेबल में जाना पड़ेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है। तो यदि हम रिएक्शन की बात करें, इसमें भी देखोगे तो साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन कराओगे, ठीक, अगर साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन कराते हो, पैलेडियम कैटलिस्ट लेते हो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह अगर बात करें साइक्लोब्यूटेन की, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। अगर साइक्लोब्यूटेन की बात करोगे, इसका भी अगर पैलेडियम कैटलिस्ट ले रहे हो 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये भी क्या हो जाता है, साइक्लोब्यूटेन से ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन। ये देखो ब्यूटेन, ये रिएक्शन नहीं करते, 5 मेंबर और 6 मेंबर जो रिंग है वो अपने इस रिंग के फॉर्म में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि रिंग के फॉर्म में ये स्टेबल है,
तो ये स्टेबल है, तो ये रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करके हम उस ओपन चेन में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है अपने इसी फॉर्म में क्या है, स्टेबल है। ठीक, अगर इसका रिएक्शन कराते हो पैलेडियम 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या साइक्लोहेक्सेन है, इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होता है, ये ध्यान देना है तुमको। तो नो रिएक्शन, क्यों क्यों नहीं रिएक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, स्टेबल फॉर्म में। तो ये था हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, और इसमें हमने प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड देखा बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एल्कीन और एल्काइन से कैसे हम हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ये हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे फर्दर इसका प्रिपरेटरी मेथड देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फर्दर उसका हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। ओके, इसको अच्छे से पढ़िए, उतारिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय।